गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डीजी स्वास्थ्य से। आज के इस सत्र से जुड़े हुए सभी सज्जनों को नमस्कार। आज का सत्र कैंसर की जागरूकता के लिए आयोजित किया गया है। इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता की कमी की वजह से इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके बारे में हमें जागरूक करने के लिए मौजूद प्रतिष्ठित हस्ती डॉक्टर ललिता रेड्डी मैम का परिचय कराना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। डॉक्टर ललिता मैम न केवल एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, बल्कि कैंसर जागरूकता की एक उत्साही समर्थक भी हैं। अपने ज्ञान और अटूट समर्थन के साथ हुआ कैंसर से संबंधित चुनौतियों और उत्साही समर्थक भी हैं। अपने ज्ञान और अटूट समर्थन के साथ हुआ कैंसर से संबंधित चुनौतियों और समाधानों के बारे में जागरूकता फैलाने में हमेशा सहायक रही हैं। कैंसर शरीर की कोशिकाओं के समूह की असामान्य, अव्यवस्थित और अनियंत्रित वृद्धि है। यदि कोशिकाओं के समूह की असामान्य, अव्यवस्थित और अनियंत्रित की समय पर जांच और इलाज न हो तो यह शरीर के दूसरे हिस्से में फैल सकता है। ऐसे में आपको सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूरत है। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर मरीज भारत में हैं। 2020 में 1.93 करोड़ नए कैंसर मरीज सामने आए हैं, जिसमें 14 लाख से अधिक भारतीय हैं। इस वेबिनार में कैंसर से जुड़े गंभीर मुद्दों पर अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए डॉक्टर ललिता मैम हमारे साथ आई, इससे हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कैंसर के खिलाफ लड़ाई और उसका योगदान और जनता को शिक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता वास्तव में उल्लेखनीय है। मैं डॉक्टर ललिता मैम को आमंत्रित करने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी एक शांत जगह पर बैठकर इस जानकारी को सुने और यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो कृपया उसे लिख लें, जिसको आप सत्र के उपरांत मैम से पूछ सकते हैं। सभी से अनुरोध है कि यदि आप अपनी वीडियो प्रारंभ करके बैठेंगे तो आपसे बात करने में वास्तविक वार्तालाप का अनुभव होगा। चलिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर ललिता मैम को। आप आइए और आज के इस गंभीर बीमारी से जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डालें। स्वागत है मैम आपका। सभी लोगों का नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ललिता, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जो कैंसर की डॉक्टर हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ। आज हम जानेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो सबसे ज्यादा भारतीय ये पाया जा रहा है और इसकी मौतें ज्यादा हो रही है। तो कैंसर की क्या कैंसर बोले तो क्या होता है? इसमें जो कोशिकाएं होते हैं वो अनियंत्रित तरीके से विभाजित हो जाते हैं और वो अंततः अन्य जगह पे फाइल हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें देखा जाए तो भारतीय ये इसमें 9 में से 1 जन को कैंसर की बीमारी हो सकती है और ये हिस्सा जो भी है 2020 से 2025 तक इसकी बीमारी की चांसेस जो भी है 13% बढ़ने की चांसेस ज्यादा है। और देखा जाए तो पुरुष और महिलाओं में कैंसर की बीमारी का ज्यादा ये हो रहा है। और पुरुष में देखा जाए तो फेफड़े यानी कि लंग कैंसर, मुंह का कैंसर, प्रोस्टेट यानी कि पौरुष ग्रंथि का कैंसर और स्टमक यानी कि पेट के कैंसर का ज्यादा पाए जा रहे हैं। और महिलाओं में ब्रेस्ट यानी कि स्तन के कैंसर, गर्भाशय के मुखद्वार का कैंसर, अंडाशय के कैंसर और गर्भाशय के कैंसर ज्यादा हो रहे हैं। अभी जो महिलाओं में ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर यानी कि
गर्भाशय के मुखद्वार, अंडाशय और गर्भाशय के कैंसर ज्यादा है। और पुरुष में यही कैंसर का बीमारी फेफड़े यानी कि लंग कैंसर, मुंह का कैंसर, पौरुष ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट का कैंसर और स्टमक का यानी कि पेट का कैंसर ज्यादा कॉमन है। और इसका क्या वजह है? ये एक तंबाकू यानी कि स्मोकिंग हो सकती है, धूमपान या मद्यपान से ज्यादा पाए जा रहे हैं। और किसकी मौत सबसे ज्यादा है? पुरुष में देखा जाए तो लगभग 50% इसका वजह है। और दुनिया भर में हर साल कैंसर से लगभग 30 लाख पुरुष दम तोड़ रहे हैं। और महिलाओं में देखें तो 36% महिलाओं को कैंसर की बड़ी वजह रिस्क फैक्टर है। और दुनिया भर में लगभग 11 लाख महिलाओं की मौत इससे हो रही है। और कैंसर के सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? एक, स्मोकिंग यानी कि धूमपान, शराब यानी कि मद्यपान, मोटापन, प्रोसेस या फ्राइड फूड लेने से, एयर पोल्यूशन और असुरक्षित सेक्स से हो सकती है। और देश भर में सबसे ज्यादा लगभग 27 यानी 27% कैंसर तंबाकू से होता है। और भारत में हर दिन 3,500 लोगों की मौत इससे हो रही है। और इसमें 10 में देखा जाए तो 10 कैंसर पेशेंट में ये 7 लोगों की मौत तंबाकू से हो जा रही है। और तंबाकू दुनिया को ऐसे खत्म कर रहा है कि अगर देखा जाए तो पिछले 7 साल में इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 3,50,000 हुई है। और 2070 में इसके कारण हुए कैंसर से लगभग 90,000 से अधिक मौतें हुई है। और धूम रहित तंबाकू यानी कि स्मोकलेस टोबैको जो बोलते हैं, इससे होने वाली बीमारियों से भारत की 60% हिस्सेदारी है। और दूसरा मुख्य कारण है शराब लेना यानी अल्कोहलिज्म। इससे 7 तरह की कैंसर हो सकती है। एक, ब्रेस्ट का कैंसर, लिवर का कैंसर, आंत का कैंसर यानी कि या मलाशय के कैंसर हो सकती है, मुंह का कैंसर, गले के निगल कैंसर, और इसोफेगस यानी कि अन्न नाली का कैंसर हो सकती है। और अधिक तरह की कैंसर भी हो सकते हैं। पेट का कैंसर भी हो सकती है। कई लोग ये पूछते हैं कि धूमपान छोड़ते ही शरीर में कुछ बदलाव आते हैं या नहीं आते हैं। जी जरूर। धूमपान छोड़ते ही शरीर में कितना कुछ बदल सकता है ये हम जानेंगे। 12 मिनट के बाद जो रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल्स होता है वो सामान्य होने लगते हैं। और 20 मिनट के बाद स्मोकिंग के दौरान बढ़ती हुई हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। और 2 दिन के बाद खुशबू और स्वाद महसूस करने में फर्क आ जाती है। 1 महीने के बाद फेफड़े खुद रिपेयर करने लगते हैं और खांसी कम होते हैं। सांस लेने में जो भी आसान हो जाती है। 1 साल के बाद हृदय रोगों का खतरा जो भी है कम होते लगता है। और 5 साल के बाद अधिक अदर कैंसर का रिस्क जो भी है खतरा घटता है। और 10 साल के बाद फेफड़े का कैंसर का खतरा लगभग ना के बराबर रह सकती है। इसलिए धूमपान छोड़ना बहुत जरूरी है। और किसमें कौन सा रिस्क फैक्टर हावी है? महिलाओं से कंपेयर करें तो मुकाबले में पुरुषों में ये अल्कोहल यानी कि मद्यपान 3 गुना तक कैंसर की मौत का खतरा बढ़ती है। और कैंसर से पीड़ित लगभग 8 पुरुषों और 3% महिलाओं की मौत की वजह अल्कोहल है। और अगर देखा जाए तो महिलाओं के कंपैरिजन मेन में यानी कि पुरुषों में स्मोकिंग यानी कि धूमपान से मुकाबले पुरुषों में स्मोकिंग का मौत का खतरा 4 गुना तक बढ़ती है। और इससे 34% पुरुषों और 9% महिलाओं की मौत होती है। हम अभी जानेंगे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कैंसर के बारे में। वो है मुंह का कैंसर। इसका अलग अलग तरीका अलग अलग कैंसर का प्रकार हो जाते हैं।
एक लिप यानी कि होठ का कैंसर, मसूड़ों का कैंसर हो सकती है, गाल का कैंसर हो सकती है और जीभ का भी कैंसर हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं एक पेशेंट के बारे में जो उनको मसूड़ों को कैंसर हुआ है और वो दांत भी गिर रहे थे। और ये दूसरा पेशेंट है जो कि उनको टंग यानी कि जीभ का कैंसर हुआ है। मुंह के कैंसर का कारण क्या होता है? एक तो धूमपान है, शराब का सेवन करना है, तंबाकू का सेवन करना है और कुछ कैंसर जो भी है वो परिवार में किसी सदस्य के में भी रहते हैं। और इसका सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं? ज्यादातर जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो उनको दांतों का मसूड़ों का प्रॉब्लम रहता है और जब डेंटिस्ट के पास या दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं उनको दांत निकलवाते हैं। और जो भी वो उनका शार्प टूथ यानी कि वो दांत जब शार्प रहते हैं उनको जीभ में छाले आ जाते हैं, वो ज्यादातर दिन के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, उसमें से खून आ जाना या जो भी मुंह के हिस्से का किसी हिस्सों का बड़ा हो जाना या दांतों में कमजोरीपन पाया जाना, दांतों का टूटना या कान में दर्द हो जाना या वॉइस यानी कि चेंज हो जाना, इसका मुख्य लक्षण हो जाते हैं। और ये कैसे निवारण कर सकती है? एक तो धूमपान छोड़ देना, तंबाकू का सेवन ना करना, शराब को हाथ भी नहीं लगाना और अपना मुंह और होठों को स्वस्थ रखना और डेंटिस्ट के पास रेगुलरली चेकअप के लिए जाना। और इसका ट्रीटमेंट इलाज कैसे होता है? वो जो भी माउथ का या मुंह का कैंसर रहता है वो स्टेज के आधार पर ट्रीटमेंट रहता है। इसमें कई ज्यादा ट्रीटमेंट्स रहते हैं। एक सर्जरी से वो निकाल सकते हैं, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी रहता है और कीमोथेरेपी रहता है और कुछ लोगों का ड्रग थेरेपी भी रहता है। अगर ये जो भी है अर्ली स्टेज यानी कि पहले स्टेज में जब पता करने की आवश्यकता है तब जो भी ट्रीटमेंट है अच्छी तरह से हो जाती है और वो स्वास्थ्य भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे पेट के कैंसर के बारे में। इसका मुख्य रिस्क फैक्टर्स यानी कि जोखिम क्या रहते हैं? एक तो बुढ़ापन यानी कि 50 वर्ष के बाद ज्यादातर लोगों में दिखाई देता है। और मेल यानी कि पुरुष में कंपैरिजन महिलाओं में देखें तो इनको 2 गुना ज्यादा रिस्क रहता है प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड खाने से। और हमारी पेट में ही एक ऐसी बैक्टीरिया रहता है, वो H पाइलोरी बोलते हैं, वो अगर ज्यादा दिन तक रहता है वो कैंसर बढ़ सकती है। मोटापन, एक धूमपान और मद्यपान। इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं? ज्यादातर पेशेंट्स को स्टमक कैंसर यानी कि पेट के कैंसर और गैस्ट्राइटिस दोनों एक ही जैसे लग सकती है, मगर कैंसर के ये 12 लक्षण आपको पहचानना है और डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। एक, खाने निगलने में परेशानी होना, पेट में दर्द, खाने के बाद पेट फुल हो जाना या महसूस होना, कम खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस होना, भूख ना लगना, पेट में जलन, खट्टी करार, जी मथलाना, उल्टी हो जाना, वजन अचानक से कम हो जाना, ज्यादा थकान महसूस होना और मल ब्लैक यानी काला हो जाना। इसे कैसे पहचान सकते हैं? एक तो सीटी स्कैन कर सकते हैं और ब्लड टेस्ट में भी पता कर सकते हो और अपर जीआई एंडोस्कोपी जो कि एक तरीका का ट्यूब रहता है, वो अंदर आपका पेट तक जाता है और पेट में कुछ गड्ढे हैं वो पता कर सकते हैं। और जब गड्ढा है उसमें बायोप्सी यानी कि टुकड़ा निकाल के उसको जांच कर सकते हैं और कैंसर को पता कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट यानी कि इसका इलाज कैसे करते हैं? जो भी कैंसर है स्टेज और साइट के हिसाब से ही कर सकते हैं। एक सर्जरी कर सकते हैं, उसके बाद कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी और जो भी ड्रग्स है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि आंत और मलाशय के कैंसर के बारे में।
अगर इंडिया में देखें तो भारत में देखें तो इसकी बीमारी, ये कैंसर जो भी है, एक 57,000 जो भी पेशेंट्स पता कर सकते हैं हर साल इससे मौत हो रही है। यानी कि जो भी एक क्रिकेट स्टेडियम रहता है उसमें जो जितने भी लोग रहते हैं उससे ज्यादा इससे बीमारी के पे हो जा रहे हैं। और पुरुष में देखे तो ये 4th कॉमन कैंसर है और महिलाओं में देखे तो ये 6th कॉमन कैंसर है। दिन ब दिन इससे हो जाने वाले कैंसर से ज्यादा बढ़ रही है। और आंत जो भी है वो कोलॉन बोलते हैं और रेक्टम जो भी है वो मलाशय बोलते हैं। जब जो भी कोलोरेक्टल कैंसर का मतलब ये है कि हमारे जो भी आंत और मलाशय में एक छोटा सा पॉलिप है, यानी कि एक छोटा क्या बोलते हैं उसको, छोटा गड्ढा है जो ज्यादा दिन रहता है, वो कैंसर होने के चांसेस रहते हैं अगर उसको बिना इलाज के छोड़े तो। कोलोनोस्कोपी से इससे पता कर सकते हैं। और इसका सिम्टम्स क्या होते हैं? मलाशय या आंत का कैंसर का सिम्टम्स जो भी है, बुखार आ जाना, भूख बिल्कुल भी ना लगना, या मलाशय लाइक मोशन जाने के बाद उसको फिर से मोशन आ जाना, नहीं तो पेट में दर्द हो जाना, सुस्तपन महसूस हो जाना, या वेट लॉस यानी कि वजन घटते रहना, या मलाशय में या मल में जो भी है वो खून आ जाना, इसका प्रमुख सिम्टम्स हो जाते हैं। और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अच्छे से स्वास्थ्य का खाना लेना, फ्रूट्स या अच्छे से वेजिटेबल्स लेना है, धूमपान मद्यपान छोड़ देना है और स्वस्थ रहना है। मलाशय या आंत का कैंसर का सिम्टम्स जो भी है, स्टेजेस जो भी है, वो एक ट्यूब के दौरान रहता है, वो उसमें से हमको मोशन आ जाती है। तो ये कैंसर का गड्ढा जो भी है बढ़ते बढ़ते जब वो पूरा उसको पाइप को ब्लॉक कर लेता है और पूरा मोशन आ जाना ही बंद हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट जो भी है, एक सर्जरी रहता है, कीमोथेरेपी रह सकता है, रेडिएशन रह सकता है और ड्रग्स भी रह सकते हैं। इसका स्क्रीनिंग यानी कि कैसे पता कर सकते हैं? एक मल में रक्त जो भी है, गुप्त रक्त यानी कि अकल्ट ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी यानी कि एक पाइप डाल के उसमें से एक जो भी गड्ढे हैं पता कर सकते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी से भी पता कर सकते हैं। और ये किन लोगों को कर सकते हैं? हम 45 यानी कि 45 ईयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं और 75 ईयर्स तक कर सकते हैं। और जो भी पेशेंट्स के हेरिडिटरी यानी कि फैमिली में है तो 40 वर्षों से ही कम हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। हर साल करना चाहिए। और ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक, हम हेल्दी लाइफ यानी कि अच्छे तरह से सेहत रहना है और हर दिन व्यायाम कर लेना है और फाइबर रिच फूड्स यानी कि उसमें जो भी हम खाते हैं, सेब या जो भी बनाना खा लेना चाहिए, या जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि पालक पनीर वैसा खा लेना चाहिए। और लाल मांस बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और कम कर लेना चाहिए। और धूमपान और मद्यपान भी कम कर सकते हैं। इससे जो भी कैंसर का जो भी प्रतिशत है, ये बिल्कुल 50% तक हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका आंत और मलाशय को अच्छे हेल्दी रखे तो सुस्तपन बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड या फ्राइड फूड खाते हैं या व्यायाम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो आपका जो भी आंत और मलाशय है कैंसर के रिस्क में हो जाती है। एक तो एक्सरसाइज कर लेना है। हर हफ्ता आपको एक 150 मिनट्स तक वॉकिंग कर लेना चाहिए और फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे से खा लेना चाहिए। दाल चावल सब कुछ खा लेना चाहिए अच्छे से। और धूमपान मद्यपान छोड़ देना चाहिए और वजन भी कटना चाहिए। और तीसरी ज्यादा पाने वाले कैंसर जो भी है, एक फेफड़े यानी कि लंग कैंसर है। ये सेकेंड कॉमन कैंसर है पुरुषों में और लाइक फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में। अगर 2018 में देखें तो लंग कैंसर से जो भी पीड़ित है पुरुष में ज्यादातर 50,000 तक है और महिलाओं में 20,000 तक है।
और इसका मुख्य कारण है धूमपान है। इसका रिस्क फैक्टर्स धूमपान के अलावा एक तो एयर पोल्यूशन है, केमिकल कार्सिनोजेंस बोलते हैं, केमिकल्स जो भी है, हम जो भी एयर में पाए जाने वाले केमिकल्स है, और मेटल एक्सपोजर्स, कुछ लोगों को ऑक्यूपेशनल भी रहता है, क्रोमियम, आर्सेनिक, और कुछ लोगों को रेडिएशन से भी हो सकती है और फैमिली में भी रह सकती है। इसका मुख्य सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं? ज्यादातर पेशेंट्स को क्रॉनिक कफ यानी कि 3 महीने से ज्यादा खांसी आ जाना, वो कम भी नहीं होना मेडिसिन से, और उसमें से खून आ जाना, खांसी में खून आना, या छाती में दर्द ज्यादातर रहना, और चेंज इन वॉइस यानी कि बात करने का जो भी है वो उसमें चेंज, बदलाव आ जाना, सांस लेने में दिक्कत आ जाना, ये पूरा लक्षण हो जाते हैं। जो भी पेशेंट्स इसके क्योंकि 40% जो भी हम देखते हैं पेशेंट्स को, 40% इससे एडवांस स्टेज यानी कि अंत स्टेज में भी आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं वो पूरा कैंसर जो भी है दूसरे जगहों पे फाइल हो जाते हैं। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस यानी कि जब छोटा है बीमारी तब पता करने से सर्वाइवल रेट्स यानी कि खुशहाल जिंदगी जीने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसे कैसे पता कर सकते हैं? एक तो सीटी स्कैन या चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं, और बायोप्सी भी करना जरूरी है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रखती है। सीटी स्कैन, HRCT यानी कि हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन, और उसके बाद छोटा टुकड़ा निकालना ब्रोंकोस्कोपी से या मीडियास्टिनोस्कोपी से नीडल लगा के निकाल सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, या टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी रहता है। नेक्स्ट जो भी कैंसर के बारे में हम बात करेंगे वो है पौरुष ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट कैंसर है। ये फेफड़े के कैंसर के अलावा पुरुषों में ज्यादा पाने वाली दूसरी किस्म का कैंसर है, और भारत में देखे तो लगभग 1 लाख में 11% 11 लोगों को इससे हो जा रही है, और 10 में देखे तो 6 लोगों में ये बीमारी ज्यादा पाए जा रहे हैं, और जो भी है ये बढ़ते उम्र के साथ ये भी रिस्क ज्यादा हो रहे हैं, और ये जो भी हम देख रहे हैं 65 इयर्स के बाद ही ये प्रोस्टेट का कैंसर देख रहे हैं। इसका रिस्क फैक्टर्स है, एक एजिंग यानी कि बढ़ते उम्र के साथ हर पुरुष इसका रिस्क में रहता है, हार्मोन्स रिस्क रहता है, रेस, फैमिली हिस्ट्री, और खाने की चीजों से हो सकती है, केमिकल से भी हो सकती है। इसका सिम्टम्स यानी कि लक्षण कैसे होते हैं? एक तो यूरिन यानी कि जो भी पेशाब जाने में तकलीफ हो जाना, रात में ज्यादा उठना, पेशाब में खून आ जाना, पेशाब करते वक्त उनको थोड़ा नली जो भी है वो कम हो जाना, पीठ में दर्द हो जाना, ये पूरा उनका सिम्टम्स है। और इसको कैसे पता कर ले सकते हैं? एक तो ब्लड में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यानी कि PSA लेवल्स देखना है, और डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन, ये प्रोस्टेट का ग्रंथि या जो भी पौरुष का ग्रंथि रहता है वो ब्लैडर यानी कि मूत्र के संचय के नीचे रहता है। तो ये बढ़ते ही आपका जो भी यूरिन जाने का जो भी पाइप रहता है वो नैरो हो जाता है, इससे उनको यूरिन यानी कि ये जाने में बहुत तकलीफ हो जाती है। तो वो देखने के लिए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एक छोटा टुकड़ा निकाल के वो कैंसर है या पता कर सकते हैं, और MRI भी कर सकते हैं। इसको ट्रीटमेंट स्टेज के आधार पर रहता है, सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशन दे सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं। तो हम कैंसर से बचने के लिए कौन से आहार खा लेना है? ये 5 सुपरफूड्स है जो कैंसर की बीमारी से फाइट कर सकते हैं। एक तो कैरेट यानी कि गाजर खा सकते हैं, उसमें अच्छे से बीटा कैरोटीन रहता है, वो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है, और कैंसर के लड़ने की शक्ति ज्यादा कर लेता है। और टमाटो यानी कि ये जो भी रेड का टमाटो रहता है उसमें लाइकोपिन रहता है, वो कैंसर से बचने के चांसेस ज्यादा कर लेता है। लहसुन भी है, और बेरीज खा सकते हैं या ब्रोकली भी खा सकते हैं।
ये हमारे डाइट में ज्यादातर इंक्लूड कर लेना चाहिए। और कैंसर का खतरा घटने है तो ये 8 बातें ध्यान में रख लेना चाहिए। एक तो नमक कम कर लेना चाहिए, सुबह की धूप में बैठे रहना चाहिए, प्लास्टिक में खाना ना खाएं, रेड मीट यानी कि लाल मांस का सेवन कम कर लेना चाहिए, वजन कम कर लेना चाहिए, धूमपान और शराब से दूर रहना है, मिनिमम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और कैंसर स्क्रीनिंग जरूर करवाना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये जाने माने सितारे हैं जो कैंसर की बीमारी से लड़के कुछ लोग अपना खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, और कुछ लोग कैंसर के लाइक पीड़ित है और उनका मौत भी हो चुकी है। यानी आप देखना है कि कैंसर अगर जल्दी पता करने से आप अपना खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ये जाने माने शख्स जो भी है, युवराज सिंह है, उनको भी कैंसर हुआ था। वो लड़के कीमोथेरेपी दे सर्जरी करवाए और कीमोथेरेपी ले लिए, अभी अच्छे स्वास्थ्य जिंदगी जी रहे हैं। तो अर्ली डिटेक्शन यानी कि कैंसर का जो भी अर्ली जब छोटा है, जब पता करने से और कैंसर के बारे में जागरूक रहने से हम अपने जिंदगी बचा सकते हैं। धन्यवाद। ओके भाई, किसी का भी कैंसर से संबंधित किसी का भी कोई सवाल है, श्याम भाई, चौधरी जी, मोहसिन भाई, आपकी अगर टीम में से किसी भी का भी कोई सवाल है कैंसर से संबंधित, तो मैडम यहाँ पे उपस्थित हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे। बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा था, एक हमारे पास एक अपने भाई हैं, ड्राइवर भाई, तो उनकी लड़की वो इस चीज से पीड़ित है थोड़ा सा, तो वो आपसे कुछ बात करना चाहेंगे मैम से। जी जी, बुला दीजिए मैम, जो भी संभव मदद होगी वो करेंगे। एक बार आप इधर केयर कर लो आराम से, यहाँ और आए आराम से इधर, क्या है लाइट की आवाज आती है। आइए सर, ये अपने साथ में है भाई जो जिनके साथ में आया है, तो आप अपने एक बार समस्या थोड़ा सा बताओ मैम को कैसा क्या है थोड़ा सा। नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते जी, बोलिए। मैम, फरवरी से हमारी बेटी की तबीयत खराब चल रही है, तो उनको जांच करवाई है कानपुर जेके हॉस्पिटल में। ठीक है। तो चेस्ट में पानी आना और आपका ये ट्यूमर की साइड में गांठ आ गई है। वो गांठ कहाँ से साइड में रहती है, बगल के नीचे ट्यूमर की गांठ आ गई है, पसलियों के ऊपर ट्यूमर की गांठ है। तो उसमें जांच हुई है, सिचुएशन वगैरह में आया है कि उसको कैंसर है अभी ये, और जो जांच आने थी क्रिया नहीं किया कौन सा है। नहीं, कौन से कैंसर हुआ है उनको? ये क्रिया नहीं अभी किया है। ये क्लियर होने के लिए है, लेकिन क्या है उन्होंने ये बताया ये कैंसर के सिम्टम्स हैं, तो अब ये फाइनली मतलब अभी ये नहीं हुआ कि कैंसर है कौन सा ये। ठीक है। उनका उम्र कितना है? उम्र उनकी 22 साल है। 22 साल का है। और उनका शादी हो गई है? नहीं नहीं जी नहीं। नहीं। ठीक है। उनको कैंसर के लक्षण होने से और कैंसर पता करने में बहुत फर्क रहता है। जब भी जो भी टुकड़ा निकाले हैं उसमें अगर कैंसर बोल के आया है, तभी उसके हिसाब से इलाज हो सकती है। तो इलाज तो वहाँ की जो दी थी दवा देने के बाद फिर अपने पास सब पैसा रहता, फिर तो जैसे जड़ी बूटी वगैरह है इधर उधर से वही दवा चला रहे हैं, प्राइवेट दवा। पैसा जो था सारा खर्च हो गया, ड्राइवर के पास इतना पैसा तो रहता नहीं है कि हम 25-30 लाख खर्चा कर ले। तो इसके बाद जब पैसा खत्म हो गया तो लाके घर में डाल दिया, जड़ी बूटी वगैरह या नॉर्मल दवा ऐसे चले जाती। स्थिति पहले से ज्यादा नाजुक हो चुकी है मैम, अब तो चलने से आत्महत्या हो गई। मतलब चलने में उसका कोई उपाय हो तो आप बता दीजिए। नहीं, आपके पास जो भी पेपर्स है या प्रिस्क्रिप्शन जो भी है टेस्ट का है, उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगी। जी जी ठीक है। जी मैम, आप जी मैम, एक काम करिए, नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? जी उमेश कुमार। उमेश कुमार। उमेश कुमार जी, हमारे श्याम भाई और जितेंद्र जी आपके पास हैं। इन्हें आप जी अपना नंबर देके जाइएगा। जो हमारे जैसे मैम है, इनसे हम आपकी आपकी जो बेटी है उनकी
कंसल्टेशन कराएंगे, बातचीत कराएंगे, एंड जो भी संभव मदद हमारी तरफ से आपकी होगी वो करेंगे। उससे पहले आप जो भी जहाँ पे भी आपने रिपोर्ट कराया है, कुछ भी कराया है, जांचे पेपर तो है हम अभी आपके दे पास, तो वो जी जांचे तो हम सर को अभी दे देंगे। जांच अभी दे देंगे हाँ, बोल रहे ये हैं। सारी चीजें जांच पड़ी है हमारे पास, बिल्कुल जांच श्याम भाई, ये सारी चीजें आप जांचे ले लीजिएगा, वो एक बार फॉरवर्ड कर दीजिएगा मुझे, मैं मैम को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो जो भी आपकी क्वेरी निकलेगी वो मैम से आपकी डायरेक्ट कंसल्टेशन मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, आपकी बेटी से आपसे जो भी बात करनी होगी मैडम की, मैं करा देंगे। ठीक है? थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। उमेश जी नाम बताया ना आपने, उमेश? उमेश कुमार भोगनीपुर से हैं सर। ठीक है कानपुर उमेश, देहात, यहाँ पे बना रही। कानपुर देहात में भोगनीपुर पड़ता है, वहां से। कानपुर। ओके ओके ओके, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। ठीक है, थैंक यू। बाकी और किसी भाई का कोई सवाल है तो क्या बोलते हैं, श्याम भाई, मोहसिन भाई? हेलो हेलो। जी सर। जी ये एक सवाल है, हम्म। ये लीवर से प्रॉब्लम है। हेलो। आप कह रहे हैं लीवर से संबंधित सवाल है चौधरी साहब? जी जी बिल्कुल। जी पूछिए मैम, अगर कोई मदद। बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है चौधरी साहब। इनका नाम एक बार नाम बता दीजिए मुझे। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है। लिवर में कौन सा प्रॉब्लम है आपको? खाना खाने के बाद ही फ्रेश होने जाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम, खाना नहीं पचता है। डॉक्टर जी दिखाया, डॉक्टर बोला लीवर प्रॉब्लम है। नहीं, लिवर में इन्फेक्शन है या लिवर में इन्फेक्शन है या सिरोसिस बोल के बोले थे, लिवर का साइज कम हो जाना या उसका ठीक ठीक तरीके से काम नहीं होना, क्या बताए थे उन लोगों ने? मैडम मेरे को खाना खाने के बाद ही तुरंत फ्रेश हो जाना पड़ता है, खाना नहीं पचता है, डॉक्टर आपका दिखाया आवाज तो आवाज आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। आवाज वैसी ही लगेगी। मेरे लीवर प्रॉब्लम, लीवर, हेलो। अरे मेरा लीवर प्रॉब्लम है। लिवर में कौन सा प्रॉब्लम बताए थे उन लोगों को? इन्फेक्शन बताए थे या क्या बताए थे? सिरोसिस बोल के बोले थे, क्या बोले थे उन्होंने? डॉक्टर को दिखाया मैंने, डॉक्टर बोला लीवर का साइज बड़ा हुआ है। साइज बड़ा हुआ है, ठीक है। कौन सा ग्रेड का, कुछ पता करे? क्या? 2 साल पहले भी कराया और 5 साल भी पहले कराया मैंने चेकअप। ठीक है, उसमें फैटी लिवर बोल के दिया है या इन्फेक्शन कुछ पता करने के लिए कुछ बोले थे? एक्सरे बताया था, उसके बाद वो बोला, दोबारा में दिखाया तो बोला कि लीवर में साइज बड़ा हुआ है, ये दवाई खाई मैंने और कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपका रिपोर्ट्स जो भी है एक बार भेज दीजिए, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। चौधरी साहब नाम क्या है इनका, एक बार नाम बता दीजिए मुझे। धर्मवीर सिंह। क्या नाम? धर्मवीर सिंह। यार एक बार धर्मवीर ना सिंह नोट नाम है। करके मुझे। धर्मवीर सिंह जी बिल्कुल। जी, ठीक है, एक बार इनका नाम नोट कर लीजिए आप भी, और इनका एक बार भेज दीजिए। इनकी जो भी रिपोर्ट है एक बार शेयर कर दीजिएगा चौधरी साहब, ठीक है? तो वो हम मैडम से शेयर कर देंगे, ठीक है? ओके। अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो नाम अपना बता कर अरे अरे कौन सी सर? हेलो। जी जी बताएं, जी जी बताएं। हाँ, स्पीकर प्रॉब्लम। नाम क्या है इनका नाम? नमस्ते, मेरा नाम तारी सिंह है। क्या नाम है आपका? तारी सिंह। चौधरी साहब हरी क्या मेरी नाम बता बात। रहे हैं? आवाज। ओके ओके, पूछिए पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा लीवर प्रॉब्लम है, जैसे रिंग करते हैं उसके 2-3 दिन बाद भूख नहीं लगती, लीवर सूजन आपका होते आवाज हैं, क्या अच्छे से दिक्कत नहीं है? आ रही है, क्या आप प्रश्न फिर से पूछ सकते हो? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ड्रिंकिंग कर लेते हैं, हम्म। 1-2 दिन तक फिर भूख नहीं लगती, लीवर सूजन आता है, क्या प्रॉब्लम है? हम्म।
मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी उनको सवाल पूछ रहे हैं ना, एडमिन लोग फिर से वो सवाल रिपीट कर लीजिए, क्योंकि उनका आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। जी मैम, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, बोलिए। इनका ये है कि ये ड्रिंक कर लेते हैं, उसके हम्म 2 दिन या बाद इनको भूख नहीं लगती है। हम्म ये है, तो इनके लीवर में प्रॉब्लम है ड्रिंक करने की हम्म वजह से। हम्म तो अभी आप क्या करना चाहते हो, ये पूछ रहे हो? हाँ, मैं ये एकदम ये समस्या का आप क्या समझ आप शराब बिल्कुल अभी बंद कर चुके हो? नहीं, अभी भी चालू है। तो आपका शराब से आपका जो भी है खाना हजम होना या खाना भूख लगना जो भी है कम हो जाता है, इसलिए आपको धूमपान या मद्यपान से थोड़ा आप सख्त रहना है। तभी आपका जो भी है रक्तनाल में या अपने शरीर में बदलाव पा सकते हो। और ये जो भी है लीवर का प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, वो लीवर का प्रॉब्लम भी अगर लीवर पूरे तरह से या 80% तक जब पूरा फेल्यूर है, तो वो फिर से नहीं अच्छे होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इसलिए आपका भूख लगने का और शराब को छोड़ देने ही अच्छा रहता है। नहीं मैम, ऐसा है ना, इसमें जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो 2-3 जगह या 3 जगह का पानी समझ नहीं होता है, तो उसमें शरीर बीमार पड़ जाता है। रिपीट कर दीजिए प्लीज एडमिन। इनका ये है कि ये ड्राइविंग करते समय अलग अलग जगह जाते हैं, तो हम्म वहाँ का जो पानी अलग अलग जगह का पानी पीते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम होती है इनको। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, अलग जगह जगह का पानी पीना। देखो, पानी पानी से भी इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस है। तब जब आप ट्रैवल कर अलग अलग जगह पे जाते हैं, अपने साथ जो भी पानी का बॉटल है वो लेके जाना आपका। अगर वो सहूलत नहीं है तो फिल्टर्ड पानी का जो भी बॉटल्स रहता है ना, उससे ही पीने चाहिए। ये पूछना चाह रहे हैं, कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह कुछ हम यूज कर सकते हैं क्या? ऐसे कोई मेडिसिन वगैरह यूज कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा बेटर हो मेडिसिन, जाए? नहीं नहीं, मेडिसिन से कुछ भी नहीं होता। मेडिसिन ये कर लेता है कि आपका जीर्णाशय का जो भी है वो बदलाव कर सकते हैं, मगर मेडिसिन से ये जो भी लीवर का प्रॉब्लम घटा नहीं जा सकता। अगर चौधरी साहब कुछ और भी रहता है तो प्लीज इनका नाम नंबर नोट करिएगा। कुछ और भी रहता है तो जरूर इनकी कंसल्टेशन कराएंगे हम फिर से, है ना? सर एक बार ओके हमारे ओके। पास एक एक पहले सवाल मोहसिन मोहसिन भाई की टीम से मैं लेना चाहूंगा। मोहसिन भाई काफी देर से वेट कर रहे हैं उधर। मोहसिन भाई, आप पूछिए, क्या पूछ आपकी आवाज नहीं आ रही मोहसिन भाई। अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है ना। हमारे साथ एक किशन कुमार जी जुड़े हुए हैं, इनके कुछ सवाल है जो पूछना चाह रहे हैं मैम से। जी बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कैंसर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? गुटखा खाने कौन से से लीवर कैंसर के अच्छा। बारे में जानना चाहते हैं आप? जो लीवर वाले और उससे गुटखा वगैरह तम्बाकू जो सेवन करते हैं, उस उस कैंसर की बात कर रहे हैं। देखो, जब आप धूमपान या मद्यपान करते हैं, हर हिस्से या मुंह से लेके मलाशय तक हर जगह उसके रिस्क में रहता है, जोखिम में रहता है। मगर हमारे अंदर जो भी इम्यूनिटी का फाइट करने का शक्ति या रोग निरोधक शक्ति जब कम हो जाता है, इन्फेक्शंस हम हमारे अंदर ज्यादा होने लगते हैं, तब ये शक्ति जो भी कैंसर से बचने का शक्ति या फाइट करने का शक्ति कम हो जाता है, तब कैंसर होने की ज्यादा संभावना रह सकती है। हर पुरुष में पौरुषद ग्रंथि रहती है, प्रोस्टेट ग्रंथि रहती है। जो जैसे हर औरत स्तन के कैंसर के जोखिम में रह सकती है, वैसे हर पुरुष में भी प्रोस्टेट कैंसर की जोखिम रह सकती है। दूसरा सवाल, जैसे रात को ट्रैवल करने से आंखों पे सामने की जो लाइट पड़ती है, उससे थोड़ी दिक्कत आती है, हम्म तो उसका कुछ है आपके पास समाधान? आंखों का? आंखों का, जो रात को ट्रैवल करते हैं, सामने से रोशनी पड़ती है, उसके लिए कुछ उपाय है?
आपका नजर नजर देखने का नजर ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। हम्म, जैसे नाइट को गाड़ी चलाते हैं, हम्म। उसके लिए कुछ है इसका उपाय? इसका आपका जो भी है वो क्या बोलते हैं, हाई बीम या लो बीम इस्तेमाल करना है, और इससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो आप कैंसर के विषय में आप बता दिए। आंखों को रोशनी से कैंसर का कुछ लेना देना नहीं है। इनका एक सवाल ये था मैम कि गुटखा खाने से कौन सा कैंसर होता है और शराब पीने से कौन सा कैंसर होता है, इनका ये सवाल था। हाँ, गुटखा खाने से हमारे मुंह में जो भी लाला जल रहता है ना, वो पूरा मुंह में रहता है कि नहीं? जी। तो मुंह के कैंसर के लेके अन्न नालिका कैंसर तक, पेट का कैंसर जी। तक भी हो सकती है। और शराब लेने से मुंह के कैंसर से पूरा मलाशय और आंत का कैंसर भी रह सकती है, लीवर का कैंसर भी रह सकता है। और पहले अगर जो कोई बताए थे 8 किस्म के कैंसर जो भी बताए थे शराब के हिसाब से, लिवर का कैंसर, स्तन का कैंसर हो सकती है, अन्ननालिका कैंसर हो सकती है, मुंह का कैंसर हो सकती है, मलाशय की कैंसर भी हो सकती है। जो स्मोकिंग अगर एक मिनट, जो स्मोकिंग, धूमपान और शराब दोनों लेते हैं, उनको कैंसर की जोखिम जो भी है, रिस्क ज्यादा रहता है। ऐसा हम नहीं बता सकते हैं इनसे यही कैंसर होती है, क्योंकि जो भी हमारे शरीर में कैंसर से लड़ने की शक्ति जो भी जब कम हो जाती है, वो पूरा कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मोहसिन भाई रिपीट कर दीजिए, कुछ पूछ रहे थे आप। मैं पूछ रहा था कि अगर कोई गुटखा, जिसे मान लीजिए किसी को हल्का सा कैंसर महसूस हो गया या किसी ने कह दिया उसको कैंसर हुआ है, तो गुटखा छोड़ने के बाद उसके कितने % चांसेस होते हैं कि वो रिकवर कर देगा, अगर गुटखे वाला कैंसर है तो? हाँ, देखो, गुटखा खाने के बाद जो उनको कैंसर का स्टेज के हिसाब से उनका सर्वाइवल जो भी है वो डिसाइड हो जाते हैं। अगर गुटखा खाने के बाद या तंबाकू लेने के बाद ये चमड़ी में या पूरे यहाँ पे फैल गया है, यहाँ पे हड्डियों में फैल गया है, तो उनके बचने के चांसेस बिल्कुल भी कम हो जाते हैं। अगर वो अर्ली स्टेज यानी कि अर्ली स्टेज में छोटा है, जब पता करेंगे तो उनको सर्वाइवल जो भी है ज्यादा रहता है, वो स्टेज के आधार पर रहता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, अच्छा मैम, एक सवाल मेरे पास भी आया था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये ब्लड कैंसर और ये ट्यूमर वाले कैंसर कैसे होता है। ब्लड कैंसर को अगर हम किसी को जस्टिफाई करें कि मतलब जो ब्लड में कैंसर हो जाता है उसका क्या कारण होता है, संभावित कारण होता है, और जो ट्यूमर वाला कैंसर होता है उसमें क्या क्या संभावित कारण होते हैं इन दोनों के। देखिए, ब्लड कैंसर में ज्यादातर जो भी है हमारे ब्लड में जो भी सेल्स रहते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन या डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं या रेड प्लेटलेट्स बोलते हैं ना, वो कम हो जाते हैं, वो कम उत्पत्त हो जाते हैं बोन मैरो का डिप्रेशन होने से। वो जो भी है ज्यादातर लोगों को म्यूटेशंस यानी कि हमारे शरीर में जो भी कैंसर का म्यूटेशन ज्यादा होने से वो ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें हेरिडिटरी यानी कि फैमिली में रन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और हम जो कैंसर यानी कि ट्यूमर्स देखते हैं, ज्यादातर ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स यानी कि हमारी खुद की वजह से हो सकती है, या यानी कि धूमपान, मद्यपान या प्रोसेस्ड फूड खाने से ज्यादा देख सकते हैं। ओके ओके ओके, सर थैंक यू एक थैंक बार यू। हमारे कि जी जी श्याम भाई, बोलिए सर बोलिए बोलिए श्याम भाई। एक बार हमारे साथ में भाई जी हैं, थोड़ा इनसे बात करना चाहते हैं। जी नमस्कार, बोलिए। बोलिए। अच्छा, मेरी बेटी है 17 साल, जी 17 साल की एक बिटिया है। हाँ, ब्लड नहीं बनता है मैडम, मैं 6-7 साल से ब्लड चढ़वा रहा हूँ उसके, रेगुलर 3 महीने बाद में उसके ब्लड चढ़वाना पड़ता है। ब्लड चढ़ाते हैं। हाँ जी, ब्लड चढ़वाना पड़ता है, उसके ब्लड नहीं बनता है। और मैं आगरा में बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटलों में इलाज चुका हूँ, 7-8 लाख रुपए मैंने बर्बाद कर दिए। तो मेरी हैसियत थी, अब मेरी जैसे मैं, डॉक्टर ये बोलते हैं कि जैसे उसको हेमोग्लोबिन की कमी है, रीढ़ की हड्डी में से कुछ ट्रांसफर होना बिटिया के किसी दूसरे इंसान से, तो वो रिक्स है
क्योंकि वो मैच नहीं खा सकता है, ये भी बता रहे थे डॉक्टर लोग कि वो मैच नहीं खा सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी दवाई बन जाए या फिर मुझे आप बता दीजिए जो मेरी बिटिया से ब्लेड बनता है। खाने खाने की चीजों में। हाँ जी, खाने की चीजों में या कोई ऐसी दवाई हो जिसको मैं रेगुलर चलाता रहूं। देखिए, उनको खून कम होना, इसकी वजह क्या है वो पता कर लेना चाहिए। अगर आपके पास पूरा रिपोर्ट्स है, अगर इनको इनको भेजेंगे तो वो मुझे शेयर कर देंगे, उसके हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि उनका प्रॉब्लम क्या है। देखो, बोन मैरो जो भी रहता है वो रक्त जो भी सेल्स को उत्पन्न करने का, उस पे कुछ प्रॉब्लम आया तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए। अगर उसका कुछ फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली ब्लड में सेल्स जो भी है वो कम हो रहे हैं, उसके इन्फेक्शन से हो रही है या क्यों हो रही है, वो पता करने का कोशिश करेंगे। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चालू रहता है। अगर ब्लड उत्पन्न होना है कुछ खाने की चीजों में, तो उनको ज्यादातर लाल चीजें जो रहते हैं, लाइक बीटरूट या जो भी अनार रहता है वो ज्यादा खा लेना चाहिए, पालक खा लेना चाहिए, जो भी उनमें आयरन ज्यादा रहता है। सब्जियां खिलाता हूँ, ठीक है ना। इधर पालक है, हरी सब्जियां, टमाटर है, गाजर है, ठीक है ना। वो टॉनिक वगैरह जो डॉक्टर ने बता रखी है वो भी पिलवाता रहता हूँ मैं। लेकिन उनसे क्या है, मेरे को फिर भी 3 महीने बाद मेरे को यानी होटल चलवानी पड़ती हाँ, है। इसलिए बोल रहे बनता ही आप नहीं एक है। बार आप एक बार पूरा प्रिस्क्रिप्शन से इनको शेयर करेंगे तो मैं एक बार देख लूंगी, उसके हिसाब से मैं पता कर। डॉक्यूमेंट से ठीक है मैडम, मैं पैसा डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ये आपके पास भिजवा देंगे। जी जी जी, मैं आपका बोल नाम दूंगी, क्या है? मैं नाम बोल दूंगी। पहले। नाम एक बार बताइए। लड़की का नाम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सर धर्मेंद्र आपका कुमार। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र धर्मेंद्र जी, कुमार सर। आप जो भी आपने रिपोर्ट कराई है वो एक बार शेयर कर दीजिए श्याम जी से। उसके और हिसाब से यहाँ उसके पे बाद इलाज होती है या इलाज हो सकती है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैडम, ओके मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद। जी ओके। किसी और अन्य, क्या किसी का कोई सवाल है कैंसर से जानना संबंधित? चाह रहा कुछ भी किसी तरह का पता आंखों में सारा देखना मैं क्या उनको किसी और टीम से किसी भी भाई का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं मैडम से। और एक चीज मैं आप सभी के सामने पहले भी बोल चुका हूँ, मेरी टीम ने भी आप सभी से बोला होगा कि अगर किसी भी भाई को, अगर मान लीजिए कैंसर से संबंधित है तो आप बेझिझक पूछिए यहाँ पे। और किसी बीमारी से संबंधित कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट हमारी टीम में, जो आपके पास मोहसिन भाई, विपिन भाई, धर्मेंद्र चौधरी, नितिन और श्याम भाई, जितेंद्र भाई, ये हमारी टीम के वहाँ पे मेंबर मौजूद हैं। किसी का भी कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, हम लोग आप लोगों की कंसल्टेशन कराएंगे डॉक्टर के साथ। और जो भी आपके रिपोर्ट हो वो रिपोर्ट डॉक्टर के साथ शेयर करिए। एंड जो भी आपकी मदद होगी वो पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ की जाएगी, है ना। तो अभी मुझे लग रहा है कि श्याम भाई की टीम से सवाल आ रहा है। तो श्याम भाई, आप एक बार अपने माइक को अनम्यूट करिए और पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। जी सर। सर एक लास्ट पर्सन है जी अपने। तो अभी क्या है, मतलब इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हाथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो इसकी वजह से बताओ आप एक बार सामने अपना नाम बताओगे। नमस्कार जी। नाम नमस्ते क्या है अपना? संजीव कुमार। जी, बोलिए। नाम बताओ बताओ वो क्या स्टेज वापस घूमे तो इसलिए हाथ में झटका लग गया था, दर्द हो रहा है इसमें अभी। ये मतलब आपने ठीक है तो अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या बताया डॉक्टर ने, कुछ बताया? तो स्वेलिंग भी तो है ना, आज ही कल में हुआ क्या आपकी? हो गए 2-3 दिन हो गए। 3 दिन हुए तो इसमें कहीं दिखाया था आपने? नहीं अभी आपको सही है बोला, बस में मांस फट गया ना। मांस फट गया वो। एडमिन, रिपीट द जी क्वेश्चन प्लीज। इनका मैम ना क्या हुआ, जो स्टीयरिंग हम लोग चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो इनका स्टीयरिंग वो है वो बैक मार गया होगा। हाँ। तो वो स्टीयरिंग इनके कलाई में यहाँ पर लग गया है। तो ठीक है। आपने क्या है, इनको आप एक तो स्वेलिंग आ गई, दूसरा क्या है दर्द है। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला इसका मांस फट गया है, तो उसके लिए उन्होंने बताया मांस कट गया है, वो मांस फट निकाल। गया है, अंदर से मांस फट गया। अच्छा, इसका और इलाज कोई पूछ रहे हो? हाँ जी हाँ जी आप अपना हाथ दिखा सकते हो? हाँ जी। एक सेकंड मोबाइल। आपका वहां पे पूरा निकाल दिए हैं? वहां पे निकाल दिए हैं, जो भी है मसल निकाल दिए हैं, मांस निकाल दिए हैं?
नहीं, अभी कुछ नहीं किया। आपका हाथ का जो भी है उंगली हिलाना या हाथ पूरा अच्छा नॉर्मल है? हाँ फंक्शन तो बिल्कुल अच्छे। हाँ, एक्सरे में ऐसा मतलब ब्रेक वगैरह कुछ नहीं है, केवल मांस जो है वो मांस कटा हुआ है अंदर से। नहीं, अभी यहाँ पे जो भी है मसल या टेंडन रहता है जो अपने उंगली पे आ जाते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हाँ। नहीं है तो ज्यादातर उसको छोड़ देना ही ठीक है। जी, पकड़ने में या उंगली हिलाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम है ना, तभी तो कुछ पकड़ नहीं सकते इसको, ज्यादा जोर से मतलब नहीं पकड़ सकते हैं, अगर थोड़ा सा ताकत लगे तो दर्द होता है। इसका ये वाला तो ये हिस्से पे काम ये हिस्से का जो भी है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, तो ये उंगली पे पकड़ने का जो कम हो जाता है, तो अभी उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। इसके स्प्रिंट लगा सकते हो, एक आपको फार्मेसी में मिल जाता है जो ये उंगली को फिक्स कर लेता है और उसके हिसाब से आप मूवमेंट कर सकते हो, तो उसमें थोड़ा दबाव जो भी है कम हो जाता है। स्प्रिंग्स आता है, या स्प्रिंट आ जाता है, तम स्प्रिंट बोलते हैं ना उसको। गरम पट्टी इन्होंने बताया था पहले, डॉक्टर ने बताया होगा गरम पट्टी आप मानो। हाँ, वो लगाना चाहिए। उससे कोई आराम नहीं मिला, अभी आराम नहीं मिला उससे, 3 दिन हो गए आज। और कुछ पूछे थे आपने? आवाज नहीं आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि उनको उस गरम पट्टी से कोई भी आराम नहीं हुआ है? गरम पट्टी नहीं, वो गरम पट्टी नहीं होता है, तम स्प्लिंट होता है। वो एक ग्लव की तरह हो जाता है ना, ग्लव्स पहनते ना। तो नंबर रहेगा तो आपको मूवमेंट इसमें आएगा, जिससे आप फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। मेडिकल से रिस्क से अगर कुछ हो तो वहां से हाँ, आप एक बार देखना ट्राई करते हैं। अपने पास कोई दवाई नहीं है? नहीं, यहाँ पर तो नहीं होगा। क्या है, हम लोग आप देख सकते हो एक चैट बॉक्स है, उसमें मैं एक मैसेज कर चुकी हूँ, वो देखना है। मैं शेयर कर दूंगा मैम, मैंने। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल? मोहसिन भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी, पूछिए पूछिए, आप पूछिए। मेरे साथ मैम एक नरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, इनके कुछ सवाल हैं। नरेंद्र जी बोलिए, नमस्ते, बोलिए। मैडम जी, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर जब घर पे आ जाते हैं अपन रेस्ट करते हैं तो पूरी बॉडी पेन करती है। ये थकान की वजह से भी हो सकती है, ज्यादा घंटे आप ट्रैवल करते हो। हाँ, ड्राइविंग कम भी करते हैं अपन। उसकी वजह से थकान भी बहुत ज्यादा हो जाती है, और बीच में ट्रैवल जब करते हो तो ब्रेक लेना पड़ता है ना। आपका खाने पीने में कुछ फर्क नहीं है ना? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, बराबर खाना पीना बराबर है। वो थकान आपका ट्रैवलिंग के हिसाब से भी हो सकती है। ये उम्र में आपका 50 के ऊपर रहता है ना आपका उम्र? नहीं, अभी 44 है। 44 है। फिर भी एक खून का जांच करवा दीजिए, उसमें अगर खून का कमी रहने से भी आपको थकान महसूस हो सकती है। वैसे अपन नॉन वेज वगैरह और वैसी कोई भी चीज नहीं लेते, शराब वगैरह बिल्कुल भी, मगर कमर में रेस्ट करने के बाद कमर में और पैरों में बहुत दर्द होता है। तो एक बार खून की जांच करवा दीजिए, हीमोग्लोबिन कम हुआ, नहीं तो हड्डियों में कैल्शियम भी कम हुआ तो भी वैसा रह सकती है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल इतना ही है कि गाड़ी चलाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कोई दर्द वगैरह नहीं, कोई थकावट महसूस नहीं होती है, केवल रेस्ट करने पे ऐसा होता है। वो हड्डियों में कैल्शियम कम होने की वजह से भी हो सकती है, एक बार जांच करवा दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है मैडम। नमस्ते। मैम, मेरा एक सवाल था। हाँ, बोलिए। कैंसर ट्रीटमेंट के बाद हीटिंग थेरेपी का क्या रोल होता है? कौन सा थेरेपी? हीटिंग हीटिंग जो सिकैया होती है, रेडिएशन बॉडी की थेरेपी बोल हीटिंग। रहे हो? जी 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 जी। देखो, रेडिएशन थेरेपी का जो भी है, कैंसर की बीमारी में बहुत 80% लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, मगर ये जो भी रेडिएशन थेरेपी या की सिकाई जो भी रहता है ना, वो कैंसर कौन सी स्टेज पे है और कहाँ पे आया है इसके हिसाब से रहता है। जब हम बात करते हैं मुंह के कैंसर के बारे में या जीभ के कैंसर के बारे में, अगर छोटा
जो भी छाला है उसको सर्जरी लग सकती है। अगर यहाँ पे पूरा बोन यानी कि यहाँ पे हड्डी में अगर कैंसर फैल गया है तो उसको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, सर्जरी नहीं कर सकते, ना के बराबर है। और चौथी की पूरे कैंसर में जो भी स्टेजेस रहते हैं ना, 4 स्टेजेस रहता है, तो ये बीमारी जो भी है चौथी स्टेज की हो जाती है और इसमें सर्जरी नहीं कर सकते हैं, तब रेडिएशन दे सकते हैं। अगर छोटा है सर्जरी करके उसके रिपोर्ट के आधार पर रेडिएशन की जरूरत है या नहीं है वो पता कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आंत का कैंसर यानी कि कोलॉन कैंसर में सर्जरी का रोल रहता है और कीमोथेरेपी रहता है, रेडिएशन का नहीं रहता है। और मलाशय के कैंसर में 10 साल के पहले जब मलाशय का कैंसर रहता है तब वो सर्जरी करते थे, मगर अभी वो ऑर्गन प्रिजर्वेशन थेरेपी यानी कि मलाशय निकालने की जरूरत नहीं है। अभी प्री ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी के पहले जो रेडिएशन और टैबलेट्स देके उसको कम करके हम उसके बाद सर्जरी करें तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो रेडिएशन ये साइट और स्टेज के आधार पर डिसाइड हो जाती है। क्या सर्जरी और रेडिएशन दोनों भी होता है? दोनों रहते हैं। जो मैं बात कर चुकी हूँ ये मुंह का कैंसर के बारे में, ज्यादातर लोगों को मुंह के कैंसर में तीसरा या चौथी स्टेज में आ जाते हैं, तब सर्जरी थोड़े लोगों को सर्जरी पड़ सकती है जब वो बोन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो वो सर्जरी करने के बाद जो रिपोर्ट आता है, बायोप्सी का रिपोर्ट बोलते हैं ना, उसको आधार पे रेडिएशन और कीमोथेरेपी की भी जरूरत हो जाती है। तो सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी पूरा ट्रीटमेंट्स लगने के चांसेस ज्यादा रह सकती है। रेडिएशन और कीमोथेरेपी दोनों एक पेशेंट को लग सकती है, और पेशेंट को जब छोटा है तो सर्जरी के बाद खाली रेडिएशन की भी आवश्यकता रह सकती है। ये जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का की सर्जरी हुई और डॉक्टर ने कहा कि आपको 1 हफ्ता क्या नाम है रेडियोथेरेपी लेनी है, ठीक है? सॉरी, कौन सी सर्जरी? जैसे माउथ की सर्जरी, सीजर हाँ, से सर्जरी हुई हाँ, उसकी, हाँ। और 1 हफ्ता 10 दिन डॉक्टर ने कहा इनको सिकैया होगी, तो 1 हफ्ता 10 दिन बाद, हाँ 7 डेज या 15 डेज अप्रॉक्स, वो कैसे क्लियर होगा कि वो थेरेपी अब नहीं लेनी है? नहीं ले नहीं लेनी, जैसे एक ड्यूरेशन होता है ना कि 10 दिन से 15 दिन आपको नहीं नहीं रेडियोथेरेपी नहीं नहीं, जो भी कैंसर में सर्जरी हो जाती है, देखो मुंह के कैंसर में मिनिमम 4 हफ्ता रुकना पड़ेगा। 4 हफ्ते से पहले हम रेडिएशन जो भी रिक्वायरमेंट है वो नहीं दे सकते। और कुछ लोगों को फ्लैप लगाते, फ्री फ्लैप बोल के बोलते हैं, वो अगर लगाए तो 6 हफ्ता रुकना पड़ेगा। अगर ये लाइक 4 to 6 वीक्स नहीं रुके तो वो जख्म बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, और फिर से वो सूजन या जो भी है वो कांटे जो भी स्टिचेस जो भी है वो निकलने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो मिनिमम टाइम देना पड़ेगा, 4 to 6 वीक्स मिनिमम टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ इलाज स्टार्ट कर सकते हैं। क्या मैम ऐसा भी होता था कि जैसे किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, 1% कमी रह गई, तो क्या वो 1% वापस रिकवर नहीं होता? देखो जो भी कैंसर के हम बोलते हैं पहले कैंसर का ट्रीटमेंट के होने के बाद या सर्जरी या रेडिएशन जो भी है होने के बाद पहले 2 साल इम्पोर्टेंट है। अगर 2 साल में कुछ इलाज अच्छे से हो गया, फिर फॉलोअप में है, पेशेंट्स हर 3 महीने को एक बार डॉक्टर को दिखाने के वास्ते आ रहे हैं, उनको पूरा मुंह का जो भी है स्वास्थ्य है, तो उनको कैंसर का जो भी है, अगर शराब पीना या धूम्रपान छोड़ गए हैं, कुछ भी अभी अच्छे से स्वास्थ्य में है, तो कैंसर की फिर से आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो पहले 2 साल जो भी है इम्पोर्टेंट है। 2 साल के बाद अगर कुछ बीमारी आ गया है, वो कहाँ पे आया है ये इम्पोर्टेंट है, कुछ छूट गया है वो इम्पोर्टेंट है। कैंसर के इलाज के बाद भी कैंसर फिर से आने के चांसेस भी रह सकते हैं, इसलिए पोस्ट ट्रीटमेंट हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, मेरे ख्याल में अब किसी भी टीम से कोई सवाल नहीं है, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि काफी अट्रैक्टिव सेशन रहा, और थैंक यू सो मच मैम, काफी अच्छे तरीके से आपने बताया चीजों के बारे में। ठीक है, अशोक जी कुछ ऐड ऑन करना है तो प्लीज कर सकते हैं, नहीं तो फिर एंड करेंगे हम लोग। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। आप लोगों को बताएं कैंसर के बारे में।
और हम आशा करेंगे कि सभी लोग धूम्रपान न करेंगे और अपने सेहत के बारे में ख्याल रखेंगे। ओके, तो आज के सत्र को यहीं विराम करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीम का कि काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया आप लोगों ने। और अगला कभी भी सत्र रहता है तो फिर एक बार मुलाकात होगी सबसे। सभी को बाय बाय, टेक केयर।